आयुर्वेद। आज हम संहिता सिद्धांत, ये जो अपना मेन टॉपिक है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। संहिता सिद्धांत, जनरली आपको ये पता होगा कि संहिता मतलब क्या। हमने तो नाम तो सुना है कि एक संहिता होती है, उसमें बृहत्त्रयी एक आता है, लघुत्रयी आता है, लेकिन संहिता मतलब क्या। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम अनेन इति संहिता। सम्यक हितम प्रतिपाद्य मतलब क्या, कि जिस विषय के समान अंग का समावेश हो, मतलब जिसमें समान विषय, मतलब कि जो विषय होते हैं ना, उनके समान अंग के अनुरूप उन्हें समावेशित किया जाता है। संहिता मतलब कि जहाँ पर सहनन हो, समावेशित हो समान रूप से, ऐसा मानकर केवल चलो। अब आयुर्वेद के रिगार्डिंग किस प्रकार से संहिता का उगम हुआ, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी होगा। सबसे पहले तो आपको तो ये पता है कि आयुर्वेद में जो प्रथम आद्य उपदेष्टा माने गए हैं, है ना, वो ब्रह्मा है ना। हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ये तो जनरली पता होगा। तो जो पहला ग्रंथ है वो भी उन्हीं के नाम से आता है, वो है ब्रह्म संहिता, ठीक है ना। ब्रह्म संहिता ये पहला ग्रंथ है। अगर माना जाए, आपको पूछा जाए कि आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ कौन सा होगा, प्रथम ग्रंथ ब्रह्म संहिता। आयुर्वेद के जो प्रथम आद्य उपदेष्टा है वो भी अपने ब्रह्मा ही है, ठीक है। जो ब्रह्म संहिता है वो लक्ष्य श्लोकमयी कहा जाता है उसे। लक्ष्य श्लोक मतलब 1,00,000 श्लोक, इस टाइप से, ठीक है ना, 1,00,000 श्लोक। इतना ही अभी फिलहाल के लिए याद करो। और जो अपना आयुर्वेद है वो अथर्व वेद का उपवेद है। हालांकि यहाँ पर हम देखेंगे कि वेद कितने हैं, 4, उनके उपवेद वगैरह, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना आयुर्वेद है वो अथर्व वेद का उपवेद है, ठीक है। ओके। अब सिद्धांत एक दूसरा शब्द आ रहा है यहाँ पे, हम सिद्धांत। आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में हमने संहिता थोड़ा जनरली देख लिया कि संहिता मतलब क्या वहां पे होता है। सिद्धांत मतलब क्या है कि किसी भी चीज को लास्ट में जो निर्णय स्थापित किया जाता है किसी भी चीज का, आफ्टर मेनी ऑब्जर्वेशंस, उसे कहा जाता है सिद्धांत, है ना। नाम ही है ये, सिद्ध अंत। जो अंत में सिद्ध हुआ वो क्या है, उसे कहते हैं सिद्धांत। मतलब परीक्षकैः बहुविध परीक्षम स्थाप्यते निर्णयः इति सिद्धांतः, ऐसा हमारे यहाँ आया है। सिद्धांत मतलब कि रूल मानकर चलो, कि एक ऐसा फॉर्मूला या फिर सूत्र बोलते हैं ना उसे, जैसे कि E = mc², है ना। ये भी एक सिद्धांत है, इस टाइप से मानकर चलो। तो आयुर्वेद में ऐसे भी कुछ सिद्धांत हैं जो उस प्रकार से बहुविध, जो विद्वान थे, बहुविध प्रकार से उन्होंने परीक्षा की उसकी और एक निर्णय लिया, निर्णय की स्थापना की, उसे कहा जाता है सिद्धांत। तो ऐसे कुछ सिद्धांत है क्या, तो अपने यहाँ जो सिद्धांत हो गए, जैसे कि पांच भौतिक सिद्धांत हो, त्रिदोष सिद्धांत हो, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत हो, सामान्य विशेष सिद्धांत हो, समझ में आ रहा है। और जो हम पदार्थ विज्ञान में बाकी जो देखते हैं, गौतम बुद्ध हो, जैन हो, चारवाक हो, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, इनके जो सिद्धांत है वो भी इस सिद्धांत में इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली मोटे तौर पर ये बात जान लो कि सिद्धांत मतलब एक स्थापन किया हुआ निर्णय है, जिसे बहुत बार परीक्षा करने के बाद, परीक्षा देने के बाद किसी चीज को उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आयुर्वेद में ऐसे संहिता में सिद्धांतों की रचना की गई है, वो भी हमें देखने होते हैं, ठीक है। ओके। अब संहिता में दो प्रकार इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडी के लिए, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, ऐसे दो सिद्धांत, दो डिवीजन किया है। बृहत्त्रयी में आपको जनरली पता होगा कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट, है ना। जैसे वाग्भट में दो आते हैं, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। तो हम ज्यादातर अष्टांग हृदय की बात मानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पद्यमय है, मतलब कि संक्षिप्त रूप है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह का। तो अष्टांग हृदय को हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं। तो बृहत्त्रयी मतलब कि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा है, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और उसके बाद वाग्भट। और जो लघुत्रयी है उसमें अपने कोर्स का ही एक इनिशियल लेते हैं, BMS। BMS, बी मतलब भाव प्रकाश, M मतलब माधव निदान और S मतलब शारंगधर संहिता। तो ये तीन जो है, भाव प्रकाश, माधव निदान और शारंगधर, इनको कहा जाता है लघुत्रयी। तो बृहत्त्रयी और लघुत्रयी ये संहिता है ना, ये इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद का। आयुर्वेद की पूरी विषय वस्तु इसमें दी गई है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। सिद्धांत हमें क्या क्या देखने हैं ये भी आपको पता चला, लेकिन इस सब्जेक्ट में जो संहिता सिद्धांत ऐसा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या चीजें आनी चाहिए, तो कंटेंट के रूप में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो अभी हमने बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में देखेंगे। कि संहिता है तो उस संहिता के कर्ता कौन है, उनके रिगार्डिंग स्थान और उनके अध्याय क्या है, टीका कुछ होती है क्या उनकी, और उसकी कुछ विशेषता है। ये सारी चीजें जरूरी होगी मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि आइडिया तो होनी चाहिए आपको जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसकी, ठीक है ना। ओके। अब यहाँ कंटेंट के बाद हम देखेंगे आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण में हमें
दो तीन चीजें मिल जाती है कि चरक के अकॉर्डिंगली क्या होगा और सुश्रुत जी के अकॉर्डिंगली क्या होगा। तो दोनों के अकॉर्डिंगली कॉमन पार्ट है, लास्ट में ही कुछ डिवीजन है वो देखते हैं। जैसे चरक जी पहले क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा स्मृतो आयुष्वेदम, ये तो पता ही है। ब्रह्मा के बाद वहां पे दक्ष प्रजापति इनको मिला, ठीक है ना। ब्रह्मा सबसे पहले तो है ही, उसके बाद दक्ष प्रजापति को मिला। दक्ष प्रजापति के बाद अश्विनव, जो हम बोलते हैं ना कि देवताओं के मतलब कि डॉक्टर थे, इन शॉर्ट वैद्य थे, अश्विनव, ये दो थे, ठीक है। उनके बाद इंद्र जी के पास आया, है ना, इंद्र। और यहाँ से चरक बोलते हैं कि भारद्वाज के पास आया, और भारद्वाज के बाद आत्रेय, है ना, आत्रेय। सुश्रुत जी क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि जो इंद्र के पास आया, यहाँ तक चीजें कॉमन है। इंद्र के पास मतलब क्या, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, उसके बाद अपने अश्विनव, उसके बाद इंद्र, और उसके बाद है भारद्वाज और आत्रेय। ये जो चरक मानते हैं, इनकी जगह पे उन्होंने यहाँ पे धन्वंतरी लिखा के, बस धन्वंतरी, क्योंकि सुश्रुत धन्वंतरी संप्रदाय के हम मानते हैं ना, और चरक जो मानते हैं वो हम आत्रेय संप्रदाय के मानते हैं। बस यही डिफरेंस है। आत्रेय मतलब क्या, आत्रेय ऋषि, आत्रेय के 6 शिष्य आपको पता होगी, इंपॉर्टेंट वाले आत्रेय के 6 ऋषि, 6 शिष्य, अग्निवेश, पाराशर, जतुकर्ण, क्षारपानी, हारित और भेल, ये आत्रेय के शिष्य है, मतलब ये चरक की परंपरा है, ठीक है। जनरली आयुर्वेदावतरण में इतना याद रख लो कि पहले ब्रह्मा जी है, फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति है, फिर उसके बाद अश्विनव है, फिर इंद्र है, उसके बाद अपने भारद्वाज है और आत्रेय है, ये अपने चरक के अकॉर्डिंगली, और डायरेक्टली इंद्र के बाद धन्वंतरी, ये अपने सुश्रुत के अकॉर्डिंगली। बस इतना याद रखना है, पहले 4 पहले इंपॉर्टेंट याद रख लो, ठीक है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनव और इंद्र, ठीक है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आत्रेय के शिष्य कौन है ना, जिस 6 शिष्य है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अग्निवेश बुद्धि में विशेष होने के कारण उन्हें प्रधान माना जाता है, अग्निवेश को। उसके बाद पाराशर, जतुकर्ण, क्षारपानी, हारित और भेल, ठीक है। धन्वंतरी के 7 शिष्य थे, बस उनके नाम अब याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें एक सुश्रुत थे, याद रख लो केवल, है ना। धन्वंतरी में सुश्रुत इंपॉर्टेंट थे। धन्वंतरी जी के 7 शिष्य थे और आत्रेय के 6 शिष्य थे। और चरक अग्निवेश जो है ना, उनका जो करता है, मतलब अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृत, हम जो देखते हैं ना, वो अग्निवेश तंत्र जो है ना, वो पढ़ते हैं हम, जो चरक संहिता है, ठीक है। और सुश्रुत की तो आपको पता ही है, सुश्रुत संहिता हम पढ़ते हैं। ये आयुर्वेद अवतरण के बारे में कम से कम इतना आपको पता होना जरूरी है, ओके। अब उसके बाद है वेद। जनरली वेद आपको पता है कि वेद 4 है, वेदों का क्रम भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, और उसके बाद है अथर्ववेद, ठीक है। आपके सामने, आपके पास नोट्स भी होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ऋचा वगैरह होती है ना, वहाँ पे प्रार्थनाएं इंपॉर्टेंट होती है, जो निसर्गतः जो शक्ति है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए वो ऋचा होती है, ठीक है। उनका उपवेद है धनुर्वेद, ठीक। यजुर्वेद में यज्ञ की स्थापना होती है, तो स्थापत्य वेद, ये इसका उपवेद होगा। सामवेद में आपको पता है कि गांधर्व वगैरह, नृत्य वगैरह, संगीत होता है, तो ये गांधर्व वेद उसका उपवेद। और अथर्ववेद में अपने औषधि वगैरह ये सारी चीजें है, तो अपना आयुर्वेद उसका उपवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका उपवेद क्या है, क्रमशः ऋग्वेद का है धनुर्वेद, धनु, हम टिक लगाएंगे कि धनु मतलब धनुष्य बाण, और बाण से जब हमें कुछ जख्म होती है, इंजुरी होती है, तो रुजा होती है ना, ऋग्वेद से रुजा लेंगे। यज्ञ की स्थापना, स्थापत्य वेद। सामवेद आपको पता है, साम टीवी में गाने वगैरह होते हैं, संगीत होते हैं, तो ये गांधर्व वेद। और अपना अथर्ववेद आयुर्वेद, ये तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, आपको ये भूलना ही नहीं है कि आयुर्वेद अपना अथर्ववेद का उपवेद है। चीजें क्लियर, ओके, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, देखो, उपवेद अभी हमने देखे, उपवेद पर सवाल आ सकता है, इस वजह से थोड़ा सा अच्छे से उसको देख लेना, ठीक है, ओके। अब आगे हम चरक संहिता की बात करेंगे। देखो, शॉर्ट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि संहिता के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ सवाल बने, क्योंकि संहिता सिद्धांत में यही इंपॉर्टेंट और यही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो चरक संहिता जो हम पढ़ते हैं सॉरी, उसकी आइडिया हमें होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें उस संहिता के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक। तो इंट्रो में क्या है, देखो, चरक संहिता एक तो बृहत्त्रयी में आती है। अब आपको पता चला बृहत्त्रयी में 3 आते हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। तो उसमें से सबसे पहली वाली होगी वो अपनी चरक संहिता है, ठीक है। पुनर्वसु आत्रेय इनके उपदेष्टा है, अभी हमने कहा ना, पुनर्वसु आत्रेय, और उनके जो शिष्य थे 6 शिष्य, उसमें से अग्निवेश प्रधान थे, क्योंकि उनकी बुद्धि विशेष थी।
तो उसका जो कर्ता है, तंत्र का कर्ता अगर पूछा जाए, तंत्र का कर्ता, तो उसे कहा जाएगा अग्निवेश, क्योंकि अग्निवेश कुते तंत्र है ना, अग्निवेश ये तंत्र का कर्ता है। फिर चरक कौन है भाई? तो चरक प्रतिसंस्कृत है ना, तो चरक है वो प्रतिसंस्कर्ता है ना। जो हम चरक संहिता देख रहे हैं उनके तंत्रकर्ता अग्निवेश है और प्रतिसंस्कर्ता चरक है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। और उसमें संपूर्ण किया है ना, सप्लीमेंट किया, तो वो है दृढ़ बल। ठीक है, तो अग्निवेश कृत ये तंत्र है, मतलब चरक संहिता का उपदेष्टा सबसे पहले पुनर्वसु तंत्रकर्ता अग्निवेश, चरक प्रतिसंस्कर्ता, और जो दृढ़ बल है वो संपूर्ण करता है। यहाँ तक चीजें क्लियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है। पुनर्वसु जी का काल ईसवी सन पूर्व 1000 मानकर चलो, ईसवी सन पूर्व 1000। अब इसमें बाकी चीजें क्या दी है, देखो यहाँ पे कुछ स्थान लिखा है मैंने। ये स्थान पूछ सकते हैं कि कितने स्थान है संहिता में, तो 8 स्थान है और टोटल 120 अध्याय है। ठीक है, 8 स्थान है और 120 अध्याय है। इसका आपके पास चार्ट होगा, उसमें कोई इशू नहीं है ना। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। ठीक है, सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, आपको पता होगा 30 अध्याय। निदान स्थान में 8, विमान में भी 8 और शारीर में भी 8। ये इंपॉर्टेंट है, ये 8-8 वाले। ठीक है, और इंद्रिय स्थान में इनके 12 है। इंद्रिय ये अरिष्टों से रिलेटेड इंद्रिय स्थान है, आपको पता होगा। और चरक संहिता का सबसे बेस्ट स्थान कौन सा होगा, तो वो चिकित्सा स्थान है, उसमें उनके 30 अध्याय है। ठीक है, कल्प स्थान है, इसमें 12 अध्याय है और सिद्धि स्थान में भी 12 अध्याय है। ठीक है, तो निदान, विमान और शारीर इसमें 8-8 अध्याय है। इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान इसमें 12-12 अध्याय है। जो मेन अध्याय है चिकित्सा स्थान उसमें 30 है और सूत्र स्थान में भी 30 अध्याय है। ऐसे कुल मिला के 8 स्थानों में 120 अध्याय है। हो सकता है आपको थोड़ा उल्टा क्रम पूछे कि क्रमशः बताओ कि अध्याय और स्थान कितने हैं। तो क्रमशः अगर पूछा गया रिस्पेक्टिवली, तो अध्याय सबसे पहले तो 120 और 8 होगा। ऑप्शन में ये भी ऑप्शन पहले होगा, आप यही लिखोगे, क्योंकि हमें यही पता रहता है कि 8 और 120 यही याद रखते हैं। लेकिन पूछा पहले क्या है, अध्याय पूछा है या स्थान पूछा, ये पहले देख लो, क्योंकि इसमें भी सिली मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा होती है। पता तो होता है लेकिन हमें एग्जाम में थोड़ी सी हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो स्थानों की बात की, स्थान 8 होंगे और उनके अध्याय की संख्या 120 होगी। ठीक है, अब यहाँ टीका और टीकाकार, ये एक इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। हालांकि इस पर एक ऑलरेडी अपना एक लेक्चर है, वो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। टीका टीकाकार इम्पोर्टेंट है चरक संहिता पर। टीका और टीकाकार, टीका मतलब क्या कि भाई उसको और अच्छे से डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टीकाओं के मैं केवल नाम बता दूं, आप थोड़ा सा टीकाकार क्या है देख लेना। हालांकि इस पर एक लेक्चर है, वो भी देख लेना। ठीक है, जैसे कि चरक न्यास, उनकी एक प्रथम टीका है चरक न्यास, वो भट्टार हरिश्चंद्र जी की है। चरक पंजिका, स्वामी कुमार। निरंतर पद व्याख्या, जेट जेट, है ना। जैसे अभी ट्रिक भी मैंने वहां पे लगाई, जैसे कि निरंतर पद व्याख्या उसका है जेट जेट। तो निरंतर पद व्याख्या मतलब कि देखो जज, जेट जेट जो होता है, तो इससे हमने क्या लिया, जज लिया, जज। और जज के कोर्ट में निरंतर केस चलती रहती है, तो निरंतर पद व्याख्या जेट जेट, ऐसी कुछ ट्रिक्स लगाई है, आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है ना, तो चरक संहिता का टीका और टीकाकार इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें जितने भी टीका मैंने दी है वो इम्पोर्टेंट वाली ही दी है, आपको केवल अच्छे से उसे कवर अप करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद चतुष्क चरक संहिता में सूत्र स्थान जो है पहला अध्याय, उसमें 30 अध्याय है ना। पहला स्थान जो है सूत्र स्थान, उसमें 30 अध्याय है और उसमें चतुष्क की बात आई है, तो उसे कहा जाता है सप्त चतुष्क। तो सवाल ये बन सकता है कि सप्त चतुष्क कौन से संहिता का विशेषता है, तो ये अपने चरक संहिता के सूत्र स्थान की है। सप्त यानी कि 7, चतुष्क यानी 4, ये हो गए 28। ठीक है, टोटल अध्याय कितने अपने 30। तो ये 2 मतलब क्या, ये इसे कहा जाएगा संग्रह द्वय, इसे कुल मिला के 30 अध्याय होगा। सप्त चतुष्क के 28 और 2 मतलब संग्रह द्वय, और कुल मिला के हो गई 30 अध्याय। किसकी बात चल रही है, चरक संहिता के सूत्र स्थान की। तो सप्त चतुष्क का क्रम पूछा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्रमशः 4-4 अध्याय है, 1 से लेके 4 तक है। इसके बाद 5 से लेके 8 तक, 9 से लेके 12, 13 से लेके 16, 17 से लेके 20, 21 से लेके 24 और 25 से लेके 28। तो जो पहला चतुष्क है उसे कहा जाता है औषध यानी भेषज चतुष्क। तो औषधों के रिगार्डिंग आया है उन्होंने ना, महाकषाय वगैरह आपने देखा होगा, यवागु है वहां पे वगैरह सारी चीज।
उसके बाद का है दूसरा चतुष्क, उसे कहा जाता है स्वास्थ्य चतुष्क। उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारी चीज आई है ना, वेगों के बारे में आया है। तीसरा है निर्देश, निर्देश दिया है, वातकला कली अध्याय वगैरह, इसमें सारी चीजें दी है। उसके बाद है कल्पना चतुष्क। तो कल्पना चतुष्क में सब कल्पना होगी, है ना, स्नेह कल्पना, स्वेद कल्पना, फिर वमन विरेचन, ये सारी चीजें इसमें होगी। उसके बाद पांचवा जो है रोग चतुष्क, उसमें रोगों के रिगार्डिंग आई है चीज, साध्य साध्य वगैरह, चार टाइप वाले रोग कौन से, 5 टाइप कौन से, महारोग अध्याय वगैरह, ये सारी चीज आएगी। योजना चतुष्क करके आगे का चतुष्क है योजना, तो उसमें योजना आती है, जैसे लंघन, ब्रूहन, है ना, ये सारी चीज यहाँ पे आ जाएगी। और अन्नपान चतुष्क में अन्न के रिगार्डिंग आ जाएगा सब, ठीक है। और संग्रह द्वार अध्याय जो बाकी है, जैसे दश प्राणायतन और अर्थे दश महामूल्य, हृदय के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें 29 और 30 अध्याय में हो जाएगी, ठीक है। तो ये चतुष्क की बात हमेशा याद रख लो कि सूत्र स्थान के रिगार्डिंग आई है, ओके। बाकी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो संभाषा परिषद, संभाषा परिषद चरक संहिता में कुल 7 स्थानों पे आई है, तो ये 7 आंकड़ा केवल याद रख लो। अभी चतुष्क भी आपने याद रखा 7 है, तो संभाषा परिषद भी 7 जगह पे आई है, बस इतना याद रख लो। कहाँ पे आई है, कितना आई है, इतने डिटेल में मत जाओ, ठीक है। ज्यादा सूत्र स्थान में आई है 4 बार, शार्य स्थान में 2 बार और सिद्धि स्थान में 1 बार, बस इतना ही याद रख लो। लेकिन कुल स्थानों की कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेख मिला है, तो 7 स्थानों पर मिला है, इतना सफिशियंट है। अगर इन जनरल देखा जाए तो चरक संहिता में क्या क्या है, तो अध्याय हम डिटेल में देखने ही वाले हैं, क्योंकि आपको मिलेंगे ही वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी विस्तार से बात करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसका डिटेल हम देखने वाले हैं बाद में। तो इन जनरल जो आइडिया होती है, आपको पता है कि चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है इंपॉर्टेंट वाला है, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें होगी, ठीक है। अभी तक क्या क्या आपको समझ में आया कि इंट्रोडक्शन में ये बृहत्त्रयी में है, इंपॉर्टेंट वाली संहिता है, स्थान इसके 8 है, अध्याय 120 है कुल मिला के, टीका इनकी इंपॉर्टेंट वाली है, सप्तचतुष्क हमने देखा, संभाषा 7 वाले, और जनरल तो पता है ही, ठीक है। इनकी चरक संहिता का जो उपदेष्टा है अत्रेय पुनर्वसु है, तंत्रकर्ता अग्निवेश है, प्रतिसंस्कर्ता चरक है, और संपूर्णकर्ता दुर्डबल है। बस यही एक थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली जो कि आपको कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज करें, है ना, वो इंपॉर्टेंट वाली पार्ट होगी, ठीक है। बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम डिटेल में जाने वाले हैं, तो अभी यहाँ विस्तार से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।